हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। गाइस, आपकी आइल्स टास्क 2 की प्रिपरेशन को मैं पहले ही काफ़ी इजी बना चुकी हूँ। रेडीमेड लाइंस देकर बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स भी मैंने रेडीमेड लाइंस आपको दिए हैं, जिन्हें आप लर्न करके एज इट इज़ अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिख सकते हो और आपका टाइम जो है इससे काफ़ी सेव हो जाता है। तो आप मेरी रिसेंट वीडियोज़ उसके लिए देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं पाई चार्ट लेकर आई हूँ। यहाँ पर भी अगेन मैं बाकी वीडियोज़ जो लोग बनाते हैं, मैं इस तरह से नहीं आपको बता रही कि एक ही पाई चार्ट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पर इस तरह के आप सारे पाई चार्ट्स कैसे कर पाओगे वो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन मैं आपको बता दूंगी। आपको लिखना क्या है, कुछ जो है सोचने के लिए रह ही नहीं जाएगा आपके पास। आपको पता होगा, आप फिगर्स देख के घबराओगे नहीं, आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको टास्क 1 पाई चार्ट में करना क्या है। तो ये कंपैरिजन वाला पाई चार्ट है, सिंपल वाला नहीं है, कंपैरिजन है। और हॉबीज़ दी हुई हैं यहाँ पर। यूरोपियन अडल्ट्स को, कितने यूरोपियन अडल्ट्स कौन सी हॉबी को पसंद करते थे, कितने यूरोपियन अडल्ट्स ने कौन सी हॉबी को बेस्ट रेट किया, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे मैं इंट्रोडक्शन पर तो ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छी लिखनी आती हो। ट्यूटर जो इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत भारी भारी वर्ड्स बता देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट, इंडिकेट, ये ले लो वो ले लो। तो इससे इंट्रोडक्शन तो सबको आ जाती है, लेकिन जो मेन हम फंसते कहाँ है, बॉडी पैराग्राफ में, उसमें क्या करना है। क्योंकि क्या कहाँ से स्टार्ट करें ये नहीं समझ में आता, क्या वे सही होगा ये नहीं समझ में आता, क्योंकि हज़ारों तरीके हो सकते हैं दो पाई चार्ट को एक्सप्लेन करने की। वो मैं आपको मतलब हमेशा कहती हूँ, घबराने की जरूरत नहीं होती, हर एक तरीका सही होता है। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम कैसे बचाना है, इसके लिए मैं आपको एक ही वे बताऊँगी जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द 2 पाई चार्ट्स शो पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लेजर एक्टिविटीज़ अमंग यूरोपियन एडल्ट्स। पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लेजर एक्टिविटी जो दिखा रहे हैं द गिवन 2 पाई चार्ट्स। रेंडर्ड पाई चार्ट्स जो भी आप लोग लिखते हो यहाँ पर, रेंडर्ड यानी कि इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन को आप नए स्टूडेंट के लिए बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप जो है एक तरह से दोबारा से लिखते हो, जो आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है टास्क 1 की। द गिवन पाई चार्ट, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हो। द गिवन 2 रेंडर्ड ले सकते हो, गिवन की जगह रेंडर्ड, RENDERED, रेंडर्ड 2 पाई चार्ट्स। शो की जगह आप कोई सिनोनिम ले सकते हो, डेमॉन्स्ट्रेट, इंडिकेट। द पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लेजर एक्टिविटीज़, बीच में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ, मतलब कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर लो। और अगर कुछ नहीं ऐड किया हुआ, जैसे सॉरी कुछ अगर दिया हुआ है ऑलरेडी, शो द इंफॉर्मेशन अबाउट या डाटा ऑन दिया हुआ है, तो आप उसको हटा दो। इससे क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑन या डाटा ऑन अगर आप लोगे तो भी सही है, नहीं लोगे तो भी सही है। दिया हुआ है तो हटा दो, नहीं दिया हुआ तो लगा दो, तो लाइन थोड़ी चेंज हो जाती है। पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लेजर एक्टिविटीज़, वेरियस की जगह डाइवर्स, डिस्पैरेट, DISPARATE, डिस्पैरेट या डिफरेंट। पॉपुलैरिटी ऑफ, अब यहाँ पर मैं एक नया वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मतलब आपको मैं ऑलरेडी कहती कि इंट्रोडक्शन आपको लिखनी आती है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जब भी कंपैरिजन वाले दिए हो, चाहे पाई चार्ट है, चाहे लाइन ग्राफ है, चाहे बार ग्राफ है, कंपैरिजन वाले में आप एक वर्ड ज़रूर डालो जो कि स्टूडेंट्स नहीं डालते, और बहुत ईजी वर्ड है। रिलेटिव पॉपुलैरिटी दिखा रहा है, ये पॉपुलैरिटी नहीं दिखा रहा, रिलेटिव पॉपुलैरिटी दिखा रहा है। रिलेटिव पॉपुलैरिटी डालने से क्या होगा कि इस एक ही वर्ड से पता लग जाएगा कि कंपैरिजन दिखा रहा है, तो ये बहुत मतलब अच्छा वर्ड होगा आपके टास्क 1 के लिए। रिलेटिव पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लेजर एक्टिविटीज़ की जगह पास टाइम, रिक्रिएशनल पास टाइम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कह सकते हो, लेजर एक्टिविटीज़ की जगह हॉबीज़ कह सकते हो। हॉबीज़ नहीं कहना चाहते तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इज द गुड वन। अमंग यूरोपियन अडल्ट्स, अब यहाँ पर क्या यूरोपियन अडल्ट्स का यूरोपियन अडल्ट्स ही लिख दो, उसमें मतलब अपनी ज़्यादा कलाकारी मत दिखाओ प्लीज़ कि अडल्ट्स को कुछ और लिख दिया, ग्रोन अप्स लिख दिया, ये वो। क्योंकि बहुत सारे अगर हम वर्ड्स को तोड़ तोड़ के ज़बरदस्ती धक्के से अगर उसके सिनोनिम यूज़ करें तो वो भी एक नेचुरल फ्लोलेस इंग्लिश नहीं लगती है, तो मतलब वो भी एक तरह से आपके लिए नेगेटिव में ही जाता है। तो कुछ एक आध वर्ड तो सेम रखो प्लीज़ एटलीस्ट। तो यूरोपियन अडल्ट्स को यूरोपियन अडल्ट्स लेंगे इन 1985 एंड 1995, 2 ईयर्स में दिया हुआ है। अब ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपकी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, एक लाइन छोड़ते हो, उसके बाद आप ओवरऑल लिखते हो। ओवरऑल के लिए आप ले सकते हो ऑन अ फ्लीटिंग ग्लैंस। ओवरऑल के लिए जो है स्टार्टर मैं आपको बता रही हूँ स्टार्ट कैसे करना है। ऑन अ फ्लीटिंग ग्लैंस, FLEETING ऑफ द चार्ट, इट इज़ एविडेंट, या फिर और अच्छा वर्ड लेना है तो कॉन्स्पिक्यूअस दैट, PICUOUS। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं टास्क 1 में, बेसिकली ट्यूटर्स को पता होता है कि ये वर्ड्स तो लर्न किए गए हैं, तो जस्ट, लेकिन इनकेस मैं आपको बता रही थी, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हो कि आपको फ्लावरी सिनोनिम्स, फ्रेजेस यूज़ करने हैं, तो ऑन अ फ्लीटिंग ग्लैंस ऑफ द चार्ट इट इज़ एविडेंट
यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस दैट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लिखोगे, एक कॉन्स्पिक्यूअस मुश्किल लग रहा है तो एविडेंट लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैंड्स कॉन्स्पिक्यूअस नहीं देगा क्योंकि ये लर्नड वर्ड जो आपको लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा। अब यहाँ पर हमने ओवरऑल को स्टार्ट कर लिया। ऑन अ फ्लेटिंग लेंस का मतलब है कि मतलब बिल्कुल थोड़ा सा देखने पर ही हमें पता चल जाता है। ओवरऑल का मतलब ये होता है ऊपर ऊपर से आपको देखने पर क्या पता चल रहा है। तो हम सबसे ज़्यादा जो है चीज़ जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पॉपुलैरिटी होती है जिसकी वो चूज़ करते हैं ओवरऑल में, या फिर हम लीस्ट चूज़ करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गलती वो क्या करते हैं कि अदर्स यहाँ पर जो है दिया हुआ वो सबसे मिनिमम है, लेकिन आप अदर्स को मिनिमम नहीं आप कह नहीं सकते कि वो सबसे कम लोगों के द्वारा अदर एक्टिविटीज़ लाइक की गई। क्यों? क्योंकि अब अदर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी है आपको क्या पता। अदर तो कैटेगरी हमेशा ही छोटी होती है। अदर कैटेगरी का तो मतलब ये होता है कि ये मेन थी और ये अदर्स है, तो ये तो ऑब्वियसली कम होगी ही। इसमें तो बहुत ही मतलब छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आ रही होंगी जिनको अलग से मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप नहीं लिख सकते ओवरऑल में कि अदर जो था उसके तरफ लाइकिंग लोगों की बहुत कम थी, ये आप नहीं ले सकते। तो आप क्या करो, इसमें मैक्सिमम ले लो। एक तो मैक्सिमम वाला आपका ओवरऑल में आ जाएगा। दूसरा मतलब और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में रिकॉर्ड किया गया, मतलब आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल में क्या करना होता है अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैक्सिमम या फिर मैक्स चेंज या फिर अब 1 2 3 4 5 इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। तो ऐसा वैसे रेयर केसेस में होता है, लेकिन यहाँ पर एक बार ही यहाँ पर जो है एक पाई जो है इंक्रीज़ कर दी गई है। कंप्यूटर गेम्स पहले थी ही नहीं लोगों की जो है उस वोकैबुलरी में जो जिन चीज़ों को वो लाइक करते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स थी नहीं और वो आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के पास ज़्यादा लेजर एक्टिविटीज़ थी, इन लोगों के पास कम थी। 1985 में पीपल हैड ओवरऑल, यहाँ पर सिर्फ मैं ओवरऑल की टेक्निकलिटी समझा रही हूँ कि ओवरऑल में आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन याद रखो स्किप मत करो वीडियो को। मैं एग्जैक्ट लाइंस आपको बताऊंगी जब आप बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट लाइंस आपको बताऊंगी कि क्या करनी है आपको, जो हर एक केस में चलेंगे। ओवरऑल तो आपको नॉर्मली सब स्टूडेंट्स को पता होता है कैसे करना है, तो वो लिख लेते हैं। लाइंस आपको मैं बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट करते हुए बताऊंगी। तो अभी हमने ओवरऑल में यहाँ पे क्या करना है, 5 एक्टिविटीज थी, 6 है। तो हम कह सकते हैं यूरोपियंस हैड यूरोपियंस इन 1985 हैड मोर लेजर एक्टिविटीज, हैड मोर आइडल टाइम एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू दोज इन 1995। एज कम्पेयर टू इन 1995 आप नहीं लिख सकते, एज कम्पेयर्ड टू इन 95 नहीं लिख सकते। आप ये कह सकते हो कि एज कम्पेयर टू जितने की 1995 में थे, तो एज कम्पेयर टू दोज इन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोज का मतलब होता है वो यूरोपियंस जो 1995 में थे, तो इनके पास ज़्यादा लेजर एक्टिविटी थी। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी उसके लिए हम द मोस्ट लाइक्ड, you can say most of the Europeans, maximum Europeans, or a major proportion of the respondents in both the periods indicated their predilection towards, मतलब आप इस लाइन को भी एज इट इज़ जो है नोट कर सकते हो। एक लाइन मेजर के लिए मैं ओवरऑल में बता दूंगी, इसी चीज़ को आपको दोबारा मैक्सिमम के लिए एक लाइन में ओवरऑल में आपको लिखवा रही हूँ, उसके बाद दोबारा ही आपको इस बॉडी पैराग्राफ में एक बार बताना पड़ता है कि वो चीज़ मैक्सिमम थी, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो अभी फर्स्ट एक बार आप कैसे लिखोगे मैक्सिमम को और दूसरी बार कैसे लिखोगे वो देखना। तो एक बार आप ओवरऑल में लिखोगे द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन एडल्ट्स, सॉरी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, मतलब आप क्या कह सकते हो, पीपल की जगह पर आप रिस्पॉन्डेंट्स लो तो उसके ज़्यादा स्कोर्स हैं, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट्स वो होते हैं जिन पर सर्वे किया गया। तो एक बहुत ही अच्छा वोकैबुलरी वर्ड आ जाता है आपका, मतलब हर बार इस सर्वे होता है तभी तो रिजल्ट्स आते हैं, तभी तो पाई चार्ट्स बार बार बनते हैं। तो ये सारे लोग क्या है, रिस्पॉन्डेंट्स ही होते हैं जो कि सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स इंडिकेटेड देयर प्रेडिलिक्शन मतलब लाइकिंग, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स इंडिकेटेड प्रेडिलिक्शन टुवर्ड्स वॉचिंग टीवी
वॉचिंग टीवी। और दूसरी लाइन मतलब 2 सेंटेंसेस तो आपके ओवरऑल में एटलीस्ट होने चाहिए। दूसरी लाइन क्या थी कि यूरोपियन अडल्ट्स के पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी इन 1985। यूरोपियन अडल्ट्स हैड मोर लेजर एक्टिविटीज़ इन 1985 एज़ कम्पेयर टू दोज इन 1995, एज़ कम्पेयर टू जितने की जो कि 1995 में थे। तो ये दो आपकी ओवरऑल की लाइन्स होगी। अब मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये लाइन आपने नोट डाउन आई होप कर ली होगी। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इंडिकेटेड द प्रेडिलेक्शन टुवर्ड्स, और प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग। उन्होंने अपनी लाइकिंग दिखाई है टुवर्ड्स वॉचिंग टीवी, ज़्यादा जो है वॉचिंग टीवी की तरफ है। अब आपने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, यहाँ से आपका बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ऑफ ऑल मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाया हुआ, लेकिन आपने बुलेट पॉइंट्स में नहीं, बॉडी एक पैराग्राफ वाइज लिखना है। और जब तक मैं लाइन नहीं कहूँगी छोड़ने के लिए, आपने लाइन नहीं छोड़नी। ये ओवरऑल खत्म हो गया 2 सेंटेंसेस का, आपने एक लाइन छोड़नी, एक लाइन इंट्रोडक्शन के बाद हमने छोड़ी थी। और यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ऑफ ऑल एक जो है, और मैं आपको कनेक्टर बता रही हूँ स्टार्टिंग में, स्टार्टर एक तरह से बॉडी पैराग्राफ 1 का, हैविंग अ मायोपिक आउटलुक ऑफ द चार्ट, इट इज विजिबल दैट। हैविंग अ मायोपिक आउटलुक का मतलब होता है MYOPIC, मायोपिक आउटलुक का मतलब क्लोज आउटलुक जो है देखने के बाद। हैविंग अ मायोपिक आउटलुक ऑफ द चार्ट्स, इट इज़ विजिबल दैट। फिर उसके बाद ऑफ ऑल मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट्स लिखेंगे अमंग ऑल द एक्टिविटीज़, तो आपको ऑफ ऑल जो है वो सिर्फ लेना है। इससे क्या होता है, थोड़ा और हाई लेवल का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ऑफ ऑल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लास्ट में इसको लिख के आएंगे कि द मोस्ट पॉपुलर वॉज दिस अमंग ऑल द एक्टिविटीज़। आपने अमंग ऑल की जगह उसको उठाकर इधर ऑफ ऑल कर दिया कि सब में से ऑफ ऑल द मोस्ट सेलिब्रेटेड। तो अब आपने मतलब इसको एज इट इज़ लिखना है, मैक्सिमम वाली देख लेनी है, और एज इट इज़ लिखना है द मोस्ट सेलिब्रेटेड, सबसे सेलिब्रेटेड हॉबी अमंग दोज हु वर सर्वेड, ये भी ले सकते हो, अमंग यूरोपियंस भी ले सकते हो। अमंग दोज हु वर सर्वेड, द मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉबी अमंग दोज हु वर सर्वेड वॉज watching TV that stood at 32% in 1985 as compared to 30% in 1995। एक बार हमने मतलब मैक्सिमम वाली बता दी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरफ हमने जाना है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक बार हमने मैक्सिमम वाली बता दी, मैक्सिमम वाली खत्म होगी, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे वो डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम वाली की लाइन आपने लिख ली, और वो क्या लिखी, ऑफ ऑल द मोस्ट सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब ये होता है सबसे ज़्यादा एडमायर्ड, पसंद की जाने वाली। तो इस सेलिब्रेटेड कोई नहीं यूज़ करेगा, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। ऑफ ऑल द मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉबी अमंग दोज हु वर सर्वेड, अमंग दोज हु वर सर्वेड का मतलब जिनमें उनमें से जिन लोगों में सर्वे हुआ। ऑफ ऑल, ये जो ऑफ ऑल का मतलब है ये उनका नहीं है कि सब लोगों में से, ऑफ ऑल का मतलब सब एक्टिविटीज़ में से। और अमंग दोज हु वर सर्वेड हम बाद में लिखेंगे, मतलब उन लोगों में से, उन लोगों में, तो दोनों चीज़ें आएंगी। ऑफ ऑल द मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉबी अमंग दोज हु वर सर्वेड वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज सीन टू बी वॉचिंग टीवी भी कह सकते हो, वॉज सीन, लेकिन हम उसको बाद में यूज़ कर लेंगे, वॉज सीन करके भी हम लिख सकते हैं। वॉज वॉचिंग टीवी दैट स्टूड एट 32% इन 1985, एंड करने के बजाय एज कम्पेयर टू 30% भी ले सकते हो, या इन कंट्रास्ट ऑफ 30% इन 1995। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, एज इट इज़ आपका यूज़ हो जाएगा, देख लेना किसी भी पाई चार्ट में। उसके बाद अभी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, एरो बना लेने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपने नीचे और ऊपर की तरफ एरो बना लेने, ये देखते हुए कि कौन सा जो है डिक्रीज़ हो रहा है, कौन से जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे वॉचिंग टीवी जो था वो कम हो रहा है, सिर्फ 2% का जो है डिक्रीज़ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स इंक्रीज़ हो रही है, अदर्स डिक्रीज़ हो रही है, ईटिंग आउट डिक्रीज़, फैमिली डिक्रीज़, यानी कि इंक्रीज़ आपकी सिर्फ क्या हो रही है, 2 चीज़ें हो रही हैं। और आप एक लाइन तो लिख ही चुके हो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में, मैक्सिमम वाली। अब आपने मैक्सिमम वाली के साथ आपने इंक्रीज़ वाली भी उठा लेनी है। मैक्सिमम वाली अगर इंक्रीज़ हो रही होती तो भी ठीक था, आपने लिखनी स्टार्टिंग मैक्सिमम वाले से ही करनी है। उसके बाद 2 इंक्रीज़ वाली आपने सिर्फ देखनी है, इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको पता होगा मुझे पहले देखना क्या है, मुझे पहले लिखना क्या है। तो अब कंप्यूटर गेम्स आपने सबसे पहले देखा, और यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स था ही नहीं, आपने देखा एक तो ये, और दूसरा ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें देखो आप कितना इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात करने वाले ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे, देखो 21 से 26% जा रहा है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसमें 0 था और इसमें 27% है। सेम लाइन आप लिख सकोगे हर पाई चार्ट में, ये गारंटी देती हूँ मैं,
येट बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज। अब इसमें बेशक उसमें न्यू एक्टिविटी आपको जो पाई चार्ट मिलेंगे उसमें हो सकता है न्यू एक्टिविटी ना इंक्लूड हुई हो, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी तो होगी जिसमें चेंज सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा चेंज मैं कह रही हूँ इसमें, मैं ये नहीं कह रही मैक्सिमम लाइक की जाने वाली, नहीं कह रही, आपने चेंज को लेकर एक लाइन बनानी है, इसके एक्स्ट्रा बैंक्स होंगे क्योंकि आप कुछ डिफरेंट देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा चेंज अब तक जो मतलब सबसे ज़्यादा चेंज जो था वो कंप्यूटर गेम्स में देखा गया। और क्या आगे मैं बताती हूँ आपने लिखना है, येट बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज टू बी विटनेस्ड was in the टू बी विटनेस वॉज अबाउट द भी ले सकते हैं, अबाउट से थोड़ा सा न्यू हो जाएगा, अबाउट ले लेते हैं, वॉज अबाउट। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये आराम से देख लो। सबसे बाय फार मतलब कि जब भी हम चेंज कह रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा चेंज, तो बाय फार यूज़ होता है, इसका और ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। बाय फार यहीं पे लगाना, स्टार्टिंग में ही ले लेना आप, येट बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा चेंज जो चेंज है जो विटनेस किया जाना था, वॉज अबाउट, वो इसके बारे में था, इसके बारे में था सबसे ज़्यादा चेंज। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज टू बी विटनेस्ड वॉज अबाउट कंप्यूटर गेम्स एज, कि एज करके ना साथ ही मतलब इट वॉज मतलब इट इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, इस तरह से हो जाएगा कि ये इंक्रीज हुआ, इट एलिवेटेड फ्रॉम, कि वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम दिस टू दिस, ये आप नॉर्मल पाई चार्ट में लिखोगे। लेकिन यहाँ पर तो 0% ही था, तो आप यहाँ पर कहोगे कि वैसे अदर पाई चार्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि आप क्यों लोगे, क्या लोगे, एज, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ, एलिवेट हुआ, इंक्रीज की सिनोनिम ले लेना, सोड ले लेना, SOARED, सोड, इट सोड फ्रॉम दिस टू दिस इन आगे ईयर का नाम 1985 टू दिस इन 1995, यहाँ से 1985 में यहाँ तक 1995 में, इस तरह से करके आप लिखते होगे। एज बीच में ले लेना क्योंकि ये इनक्रीज, मतलब आपने क्या किया, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आपने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा चेंज जो है वो इस बारे में देखा गया क्योंकि ये इंक्रीज हुआ इतने से इतने तक इस ईयर में, मतलब ईयर्स भी आ गए, ये थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस बन गया। अब लेकिन इसमें इस केस में जहाँ पर ये इंट्रोड्यूस ही पहली बार हुआ वहाँ पे मैं इस तरह से ले लूँगी। ये तो आपका हो गया नॉर्मल, इसे नोट कर लो आप। सेकंड लाइन ये लोगे अपने पाई चार्ट में, येट बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज टू बी विटनेस्ड वाज अबाउट कंप्यूटर गेम्स एज इट इन एलिवेटेड फ्रॉम दिस टू दिस इन आगे जो भी ईयर्स हैं। अब यहाँ पर एज के बाद मैं क्या लिखूँगी अपने केस में, क्योंकि मुझे पहले दी नहीं हुई थी कंप्यूटर गेम्स, मैं लिखूँगी एज not even a single respondent regarded computer games as rated the computer games or regarded computer games as their favorite leisure activity, while uh, this figure या फिर while 27% of the respondents rated it as the activity they were most interested in। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि क्योंकि सिर्फ इस एक सिंगल रिस्पोंडेंट ने भी नहीं कहा था कि कंप्यूटर गेम उन्हें पसंद है, नॉट इवन अ सिंगल से हम स्टार्ट करें, क्योंकि और अभी मतलब देखो फुल स्टॉप कहीं नहीं आया, इस केस में हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ने कहा था, रेट किया था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन रेटेड, नॉट इवन, नॉट पहले ही आ गया तो आप दोबारा नोट नहीं लिखोगे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन रेटेड कंप्यूटर गेम्स एज देयर लाइक्ड एक्टिविटी, मोस्ट लाइक द एक्टिविटी, वाइल फिर करके 27% ऑफ देम जो है टोल्ड, 27% ऑफ देम भी कह सकते हैं, उनमें से 27% ने कहा, वेल 27% ऑफ देम रेटेड कंप्यूटर गेम्स एज देयर द मोस्ट लाइक डे वन। देन अब उसके बाद थर्ड सेंटेंस आपका क्या होगा, आपका BB1 का लास्ट सेंटेंस होगा ये। और आपने देखना है दूसरा इंक्रीज आपको कौन सा मिल रहा है, फ्रेंड्स वाला, टॉकिंग विद फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी जो भी आपकी होगी उसको उठा लेना है। टॉकिंग विद फ्रेंड्स वॉज सीन टू बी मोस्ट लव्ड बाय, अमंग भी यूज कर चुके हैं तो बाय ले लेते हैं, बाय 26% ऑफ द यूरोपियंस इन 1985, कॉमा विच इंक्रीज्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप सबको पता होगा इसलिए विच इंक्रीज्ड मैं ले लूंगी, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग की जगह सिनोनिम डालना ही डालना है, जैसे एलिवेटिंग था, एस्केलेटिंग टू ले लो, एस्केलेटिंग टू डैश जो भी आपका होगा, फ्रेंड्स की बात हो रही है, 26% इन 1995।
मतलब अभी ये इंक्रीज ही होगा आपके पास भी। मैंने आपको बोला आपने पहले निशान लगा लेने, आपने इंक्रीज वाले बताने हैं। तो टॉकिंग विद फ्रेंड्स वॉज सीन टू बी डैश, वॉज सीन टू बी, सॉरी, हाँ, मोस्ट लव्ड बाय 26% ऑफ द यूरोपियंस। 26% ऑफ यूरोपियंस के द्वारा ये मोस्ट लव्ड जो है देखी गई, वॉज सीन टू बी मोस्ट लव्ड, वॉज सीन, ये मोस्ट लव देखी गई, वॉज सीन टू बी मोस्ट लव्ड। अब मतलब आपने क्या कि आपको ग्रामेटिकल एरर्स आपने नहीं होंगे, अगर आप सेम प्लीज नोट कर लेना, अगर आपके ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं आपने सिर्फ अपने फिगर्स डालने होंगे उसमें। टॉकिंग विद फ्रेंड्स वॉज सीन टू बी मोस्ट लव्ड बाय 26% ऑफ द यूरोपियंस इन 1985, कॉमा इंक्रीजिंग टू। अब इंक्रीज तो आपकी भी हो रही होगी क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि निशान लगा लेने, इंक्रीज वाले हम फर्स्ट बीपी में लिख रहे हैं। इंक्रीजिंग टू, आगे जो टू के बाद जिस जहाँ तक इंक्रीज हुई, फिर इन जो आपका लास्ट वाला दूसरा ईयर होगा। अभी आपको बॉडी पैराग्राफ 1 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप लिखोगे इन स्टार्क कंट्रास्ट। अब यहाँ कंट्रास्ट का मतलब, कंट्रास्ट भी यहाँ मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ, कंट्रास्ट मतलब शार्प कंट्रास्ट है, ये स्टार्क कंट्रास्ट मतलब कि बहुत ही उल्टा है उससे। तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे इस पैराग्राफ में सारे डिक्रीज वाले होंगे। अगर आप कोई और फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आपने मिक्स ही चलाए हुए हैं, उस केस में आप ये वाला लिंकर से आप बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन हमेशा मिक्स वाले मत चलाओ, हमेशा जो है इंक्रीज वाले अलग रखो, डिक्रीज वाले अलग रखो। यहाँ सिर्फ मुझे ये करना पड़ा, डिक्रीज वाला यहाँ मैक्सिमम लेना पड़ा मुझे, क्योंकि ये मैक्सिमम था तो इसे मुझे यहाँ पर लेना था, तो इतना कोई इशू नहीं होगा उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर मैं लूँगी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर भी डैश यानी कैटेगरी का नाम लेना है। अब मुझे डिक्रीज वाली लेनी है, मेरे पास डिक्रीज वाली कितनी है, वॉचिंग टीवी में अभी नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लिया है, तो ये मेरे पास 3 है। तो ईटिंग आउट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ईटिंग आउट आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईटिंग आउट विच वॉज, अब यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर दिया, मैं हर मतलब आप खुद से जो जिनके ग्रामर वीक होते हैं वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाते, इसलिए मैं कह रही हूँ इसे लर्न करोगे आपके स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो जाएंगे, हर एक सेंटेंस नए तरीके से बन रहा है। ईटिंग आउट विच वॉज, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विच नहीं था, यहाँ पर कैटेगरी के नाम से स्टार्ट था लेकिन विच नहीं था। ईटिंग आउट विच वॉज, आगे जो भी उसका परसेंटेज होगा 8% इन 19, सॉरी पहले वाले फिगर लेना है, वो विच वॉज 23%, 23% in 1985 slipped to, या फिर विच वॉज लाइक्ड बाई 23%, ये भी लिख सकते हो, वट एवर इट इज, विच वॉज लाइक्ड बाई 23% ऑफ द यूरोपियन अडल्ट, स्लिप्ड टू, यहाँ पर स्लिप्ड ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ ड्रास्टिकली इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप खुद ऐड कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फॉल आ रहा था। तो ड्रास्टिकली स्लिप्ड टू 8% इन 1995, और स्लिप्ड के बाद भी ड्रास्टिकली ले सकते हैं, स्लिप्ड ड्रास्टिकली टू, स्लिप्ड ड्रास्टिकली टू 8% इन 1995 इन स्टार कॉन्ट्रास्ट यूरोपियन, सॉरी ईटिंग आउट विच वॉज लाइक्ड बाई 23% ऑफ यूरोपियन अडल्ट स्लिप ड्रास्टिकली टू, ये भी ले सकते हैं। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, एक और मैं तरीका बता देती हूँ, द प्रेफरेंस टुवर्ड्स जो है ईटिंग आउट, प्रेफरेंस। अब लेकिन ये चीज़ आप तभी यूज़ कर पाओगे, ये तो आप हर केस में कर लोगे, जो प्रेफरेंस वाला आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपने प्रेफरेंस से रिलेटेड पाई चार्ट है कि ये इतने लोग पसंद करते थे, ये इतने लोग पसंद करते थे, तो प्रेफरेंस टुवर्ड्स ईटिंग आउट slipped drastically from 23% to 8% in, from 23% in 1985 to 8% in 1995। एक बार मैं दोबारा से बोल देती हूँ, आई थिंक वो सेकेंड वाला जो सेंटेंस मैंने बोला है प्रेफरेंस वाला वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादातर केसेस में अप्लाई भी हो जाएगा। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट प्रेफरेंस टुवर्ड्स ईटिंग आउट, ये अलग से है मैं लिख नहीं रही हूँ इसलिए प्लीज़ नोट डाउन कर लो, प्रेफरेंस टुवर्ड्स ईटिंग आउट स्लिप्ड ड्रास्टिकली पहले आ जाएगा, फ्रॉम टू, बस ये लेना है कि गिरा यहाँ से यहाँ तक, स्लिप्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम 20, ये इजी भी और याद भी रहेगा, स्लिप्ड ड्रास्टिकली, फिर विच वाला हट जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस टुवर्ड्स यूरोपियन, सॉरी ईटिंग आउट स्लिप्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम 23% इन 1985, ईयर भी साथ में लिखना है पिछले वाले का, टू 8% इन 1995, ठीक है। उसके बाद एक देयर वाला उठा लेना या फिर विच वाला जो मैंने पहले बताया था। तो देयर वर ऑल्सो लाइक अदर एक्टिविटीज, या फिर इसमें ये ले लेते हैं अदर, देयर वर ऑल्सो other activities, the preference towards or the liking या predilection या interest towards the other activities also decreased, other activities such as family and other,
एंड वॉचिंग टीवी, हाँ, फैमिली अदर्स एंड वॉचिंग टीवी वाज ऑब्जर्व्ड टू बी डिक्रीजिंग ऑब्जर्व टू बी हैविंग द डिक्रीजिंग प्रेफरेंस। बस अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ना मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं ली, स्पेशली मैंने ये लाइन जानबूझकर छोटी बनवाई कि इन तीनों को एक साथ ही लिख दो। इसमें मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, ये तीनों डिक्रीज हो रही है, सिर्फ मैंने इसको एलैबोरेट किया, इनको नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि इन तीनों कैटेगरीज में डिक्रीज देखा गया, बस फिगर्स ही नहीं बताई। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि सारी फिगर्स हम कैसे बताएं, तो उनका जो लंबा हो जाता है पाई चार्ट। तो यहाँ पर मैं ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, ऐसा करना भी सही होता है, क्योंकि मेन फीचर्स हाईलाइट करने के लिए आपको कहा जाता है आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन अपनी पढ़ा करो, तो आपको कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बस एक ही लाइन में पूरी कर जाओगे और बिना फिगर्स बताए, फिगर्स भी नहीं बताओगे और मुझे लगेगा मेरी वर्ड लिमिट कंप्लीट होगी, तो मैं सिर्फ कह दूंगी कि डिक्रीज ऑफ ऑब्जर्व्ड इन अदर एक्टिविटीज़ फैमिली एंड वॉचिंग टीवी ऑल्सो सिमिलरली अदर एक्टिविटीज सिमिलरली ले लेती हूँ यहाँ पे। चलो थोड़ा सा लिंक बन जाएगा पिछली लाइन के साथ इसका, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लूँगी, सिमिलरली इससे क्या होता है, बैंड्स होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन के, कि मैंने पिछली लाइन के साथ इसको मैच करके लिखा कि सिमिलरली देयर वर ऑल्सो डिक्रीज ऑब्जर्व्ड इन फैमिली टॉकिंग विद फैमिली वॉचिंग टीवी एंड अदर एक्टिविटीज़, बस डिक्रीज देखी गई। ठीक है, इससे अब मेरा खत्म भी हो गया और इससे मुझे इसको एलैबोरेट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन फीचर सिर्फ आपने लिखने होते हैं। ये चीज़ मैं कम्युनिकेट करी थी, ओवरऑल भी हो गया। और ये पाई चार्ट ना मतलब बहुत ही हाई लेवल का, इसको आप अगर नोट करो ना एक फॉर्मेट बना के तो मतलब आप ट्रस्ट में आप किसी भी टू पाई चार्ट्स कंपैरिजन वाले में आप इसको लगा सकते हो, इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था। और अगर आपको और ग्राफ्स भी इसी तरह से चाहिए जिन्हें आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।